हिंदी नारी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो आइए स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है? टीचिंग में हर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अलग अलग लेवल्स डिवाइड करे हुए हैं। ये जो लेवल है वो टोटल 3 लेवल्स हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। अब टीचिंग को करने के लिए डिफरेंट लेवल्स ही क्यों दिए हैं? क्योंकि हम हर बच्चे को सेम तरीके से नहीं पढ़ा सकते। जिस तरीके से हम नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं वैसे हम आपको नहीं पढ़ा सकते, और जैसे हम आपको पढ़ाते हैं वैसे हम नर्सरी क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो हर बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचिंग के जो लेवल्स हैं वो अलग हैं। बच्चों के लेवल्स के अकॉर्डिंग एक टीचर को अपने लेवल्स सेट करने होते हैं। तो इसलिए डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग्स आर देयर। सबसे पहले हम देखते हैं देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। फर्स्ट इज योर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो आपका लीस्ट थॉटफुल लेवल है। मतलब इसमें बच्चे की जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें बच्चे का जो रोल है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। सेकेंड इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका लिटिल बिट थॉटफुल लेवल है, जिसमें बच्चे को थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत पड़ती है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो आपका हाईली थॉटफुल लेवल है। मतलब इसमें सारा दिमाग, सारे ब्रेन की जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की ही होती है। लर्नर को ही अपना ब्रेन यूज़ करना होता है, इसमें टीचर का कोई भी रोल नहीं होता है। सो मॉरिस एल बिग्गी ने 1976 में लर्निंग थ्योरीज में टीचिंग लर्निंग का कॉन्टिनम दिया था। टीचिंग लर्निंग के कॉन्टिनम में मॉरिस एल बिग्गी ने कहा देयर आर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। इन चारों के बारे में टीचिंग लर्निंग के कॉन्टिनम में मॉरिस एल बिग्गी ने बताया है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? ऑटोनॉमस डेवलपमेंट में ऑटोनॉमस का मतलब है सेल्फ, मतलब जो चीज़ें बच्चा खुद करके सीखता है विदाउट एनी टीचर, विदाउट एनी गाइड, उसको ऑटोनॉमस कहते हैं। जैसे जो बच्चा छोटा होता है वो अपने आप से ही बोलना सीखता है, अपने आप से ही चलना सीखता है, तो वो आपका ऑटोनॉमस डेवलपमेंट में आता है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो आपके टीचिंग के लेवल्स हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑटोनॉमस लेवल जो है वो आपका लर्निंग का लेवल है। सो डोंट बी कंफ्यूज कि मॉरिस एल बिग्गी ने 4 एलिमेंट्स के बारे में बताया है तो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ टीचिंग। नहीं, टीचिंग के सिर्फ 3 ही लेवल्स हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। जो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ लेवल है वो आपका लर्निंग का लेवल है, ना कि टीचिंग का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ लेवल देखते हैं। सबसे पहले हम लर्निंग का ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल देखते हैं। द फर्स्ट लेवल, द ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल इज स्टूडेंट सेंटर्ड। फर्स्ट लेवल जो आपका होता है वो आपका ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल होता है, और ये आपका स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। स्टूडेंट सेंटर्ड मतलब यहाँ पे जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है वो स्टूडेंट खुद करता है। यहाँ पे किसी टीचर का या किसी गाइड का कोई भी रोल नहीं होता है। Teachers' function in this teaching process is more negative than the positive because it is little or no leadership direction, coercion, prescription or imposition of student थॉट और बिहेवियर। मतलब इस लेवल पे टीचर का कोई भी रोल नहीं होता है। जो भी काम होता है, जो भी लर्निंग होती है वो स्टूडेंट अपने थ्रू ही करता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज समथिंग दैट जस्ट नेचुरली हैपन्स। इस लेवल पे जो चीज़ें हैं, जो लर्नर अपने अकॉर्डिंग अपने आप से जो चीज़ें लर्न करता है वो जस्ट नेचुरली होती है। मतलब वो अपने आप से ही चीज़ों को सीखता है, ना कि किसी टीचर के थ्रू, ना ही किसी गाइड के थ्रू सीखता है। सो दैट इज़ योर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल ऑफ लर्निंग, जहाँ पे बच्चा सिर्फ खुद करके चीज़ों को सीखता है, अपने आप से चीज़ों को सीखता है। इसमें टीचर का या अपने गाइड का कोई भी रोल नहीं होता है। ऑटोनॉमस जो है वो आपका लर्निंग का लेवल है। याद रखना, ये टीचिंग का लेवल बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका लर्निंग का लेवल है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ योर टीचिंग इज योर मेमोरी लेवल। फर्स्ट लेवल ऑफ योर टीचिंग इज योर मेमोरी लेवल। हर्बर्ट इज अ लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल। मतलब हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को प्रोपाउंड किया था, दिया था। इट इज़ फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल। ये जो लेवल है वो सबसे पहला लेवल और थॉटलेस लेवल है। सबसे पहला लेवल मतलब
इस लेवल से होते हुए ही बच्चा अपनी लर्निंग को स्टार्ट करता है। मतलब अपनी लर्निंग के प्रोसेस में उसको आगे बढ़ने के लिए मेमोरी लेवल की टीचिंग उसके पास में होनी ज़रूरी है। इसलिए इस लेवल को सबसे पहला लेवल कहा गया है। और थॉटलेस मतलब इस लेवल में बच्चे का कोई भी रोल नहीं होता है, सारा रोल जो है वो टीचर का होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है। बच्चा अपना ब्रेन इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता है, इसलिए ये थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है। दिस लेवल इज कंसर्न विद द मेंटल एबिलिटी और मेमोरी। इस लेवल में बच्चा क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करता है, रोट मेमोराइजेशन का यूज़ करता है, मतलब रट्टाफिकेशन के मेथड को यूज़ करता है। टीचिंग एट दिस लेवल इज कंसिडर्ड टू बी लोएस्ट लेवल। इस लेवल पे जो टीचिंग होती है वो सबसे छोटे स्तर की टीचिंग होती है, क्योंकि ये सबसे पहला टीचिंग का लेवल होता है। एट दिस लेवल थिंकिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। मैंने आपसे कहा कि इस लेवल पे स्टूडेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, तो इस लेवल पे स्टूडेंट की जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसका कोई भी रोल नहीं होता है। रोल ऑफ टीचर इज प्राइमरी एंड स्टूडेंट इज सेकेंडरी। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल प्राथमिक होता है और स्टूडेंट का रोल जो है वो सेकेंडरी होता है। मतलब पहला मेजर रोल जो है वो आपके टीचर का होगा, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब टीचर ही उठा रहा है तो पहला मेजर रोल जो है वो टीचर प्ले करेगा, एंड देन स्टूडेंट का रोल जो है वो सेकेंडरी होता है। स्टडी मटीरियल इज प्री प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। इस लेवल ऑफ टीचिंग में जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स के सामने एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसका स्टडी मटेरियल जो है वो प्रेजेंट करेगा। टीचर प्रेजेंट्स द स्टडी मटेरियल टू द स्टूडेंट्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर। मतलब इस लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स के सामने जो स्टडी मटेरियल रखेगा वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्लेस होगा। इवेल्युएशन सिस्टम ब्रॉडली इंक्लूड्स ओरल एंड रिटन। मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जो इवेल्युएशन होगा वो या तो ओरल तरीके से होगा या फिर रिटन तरीके से होगा। इवेल्युएशन मतलब जो टीचर ने पढ़ाया अब उसका जो टेस्ट लेगा टीचर अपने बच्चों से वो या तो ओरल तरीके से लेगा या फिर रिटन तरीके से लेगा। नाउ द फेजेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के कुछ फेज होते हैं। फर्स्ट, लर्निंग ऑफ सम फैक्ट्स। अब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हम सबसे पहले फैक्ट्स को लर्न करते हैं, देन उसको रिटेंशन होता है, उन फैक्ट्स का हम रिटेंशन करते हैं, एंड देन थर्ड, रिकॉल। हम बार बार उन चीज़ों को याद करके उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? मेमोरी आपकी बहुत टाइप्स की होती है। सबसे पहले आपकी इमीडिएट मेमोरी, वो मेमोरी जिसको आपको याद करने में ज़्यादा समय ना लगे, आप फटाफट तुरंत उसको याद कर लो, वो है आपकी इमीडिएट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी, वो मेमोरी जो आपकी लाइफ लॉन्ग तक चले, मतलब वो यादें जो आपको अपनी ज़िंदगी भर तक याद रहे, दैट इज़ योर परमानेंट मेमोरी। पर्सनल मेमोरी, वो मेमोरी जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हो, दैट इज़ योर पर्सनल मेमोरी। एंड इम्पर्सनल मेमोरी, वो यादें जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है, इज़ योर इम्पर्सनल मेमोरी। मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स का नाम, आपके पेरेंट्स का नाम आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, सो दैट इज़ योर पर्सनल मेमोरी। और जो चीज़ें, जो यादें आपके अपनी लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है, इज़ योर इम्पर्सनल मेमोरी। एक्टिव मेमोरी, जिसमें आप नई नई चीज़ों को याद करने के लिए बार बार कोशिश करते हो, जिसमें लर्नर का जो रोल है वो एक्टिव होता है। पैसिव मेमोरी, पैसिव मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें आप किसी भी चीज़ को, किसी भी कंटेंट को याद करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते हो, क्योंकि वो चीज़ आपको ऑलरेडी रट चुकी है, आपको ऑलरेडी याद हो चुकी है, तो इसलिए आप उस चीज़ को याद करने में, समझने में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। सेवेंथ इज योर मैकेनिकल और योर फिजिकल मेमोरी। कुछ ऐसी मेमोरीज होती है जो आपके लिए हैबिचुअल हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपके आदत में हो जाती है, आपको उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप डेली सुबह उठते हो तो आप खाना खाना है, आपको पानी पीना है, आप पानी पीना, खाना खाना आप कभी भी नहीं भूलते हो। क्यों? क्योंकि अब आपको उन चीज़ों की आदत हो गई है। कोई आपको याद नहीं दिलाता है कि आज तूने खाना नहीं खाया, आज तूने पानी नहीं पिया। वो चीज़ें अब आपकी आदत में हो चुकी है कि आपको जैसे ही 12 बजे आपका लंच का टाइम हो गया तो आपको तुरंत भूख लग जाती है। तो वो आपकी फिजिकल मेमोरी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी हैबिचुअल हो जाती है, आप उन चीज़ों के लिए हैबिचुअल हो जाते हो, आपको आदत हो जाती है उन चीज़ों की, वो है आपकी फिजिकल मेमोरी। रोट मेमोरी, एट्थ इज योर रोट मेमोरी। कुछ फैक्ट्स या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको समझने के लिए आपको रट्टाफिकेशन का मेथड यूज़ करना पड़ता है।
जो कि हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में समझ के आए कि मेमोरी लेवल में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रोट मेमोराइजेशन के मेथड को यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को रटने की कोशिश करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमको रटने की ज़रूरत होती है, जैसे हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती है, मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो हमको रटने पड़ते हैं। अगर हमको समझ में नहीं आते तो वो डेट्स हमको रटनी पड़ती है। सो दैट इज़ योर रोट मेमोरी। 9th इज योर लॉजिकल मेमोरी, जो कि आप मैथ्स में, अपनी रीजनिंग में, अपने लॉजिकल ब्रेन का यूज़ करके जिन चीज़ों को समझते हो, दैट इज़ नोन एज योर लॉजिकल मेमोरी। ठीक है, now let's understand some merits and demerits of memory level of teaching. So first of all, merits means some advantages of memory level of teaching. Useful for student in lower class. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल होती है, मतलब जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, छोटे स्तर के बच्चे हैं, उनके लिए हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का यूज़ करते हैं। द रोल ऑफ टीचर इज एसेंशियल इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टीचर की होती है, सारा काम टीचर करता है। स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो स्टडी मटेरियल है वो भी टीचर ही एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए टीचर का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। नेक्स्ट, the knowledge acquired at this level of teaching forms a basis for the future when students thinking and intelligence is needed। मतलब आगे की नॉलेज को समझने के लिए आपके पास में पहले मेमोरी लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आगे की हायर क्लासेस में जाने के लिए, हायर क्लास की नॉलेज को समझने के लिए आपके पास में पहले मेमोरी लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट इज योर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एक्ट एज द फर्स्ट स्टेप फॉर दी अदर 2 लेवल्स। बाकी दूसरे 2 लेवल्स कौन से टीचिंग के, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड योर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग तक जाने के लिए आपके पास में पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन योर डीमेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दिस नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन डेवलपिंग द लर्नर्स एबिलिटी। मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हम लर्नर्स की जो एबिलिटी है, लर्नर्स में जो क्षमता है, उसको ज़्यादा उभर के बाहर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा रटने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर जो क्षमता है, उसके अंदर जो टैलेंट है, वो ज़्यादा उभर के बाहर नहीं आ पाएगा। एज स्टूडेंट इन दिस लेवल लर्न बाय रोट मेमोराइजेशन, मतलब इस लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रटने की कोशिश करता है, और जैसा कि हमको पता है रटना एक नेगेटिव इफेक्ट है टीचिंग का, मतलब जो भी रटता है किसी चीज़ को वो उसका डिसएडवांटेज कहलाता है, तो इसीलिए चीज़ों को बार बार रट के याद करना वो डिसएडवांटेज में आता है। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोट लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। लर्नर्स आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इस लेवल ऑफ टीचिंग में लर्नर्स के पास में कोई भी फ्रीडम नहीं होती है, या लर्नर्स को एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में रखा जाता है। जैसे टीचर उनको चाहे वो वैसे उनको अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकता है, इसमें स्टूडेंट्स के पास में कोई भी फ्रीडम नहीं होती है। इंटेलिजेंस डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग, इस तरह की टीचिंग में आपके ब्रेन का, आपके दिमाग का कम से कम यूज़ होता है, क्योंकि जब आप सिर्फ चीज़ों को रटने की ही कोशिश करोगे तो आपके दिमाग का, आपके इंटेलिजेंस की, आपके ब्रेन का जो यूज़ है वो कम से कम होगा। तो 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपका जून 22 में आया था कि एट विच लेवल ऑफ टीचिंग टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव रादर देन बीइंग इंटरएक्टिव, कि कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल ज़्यादा होता है। तो हमने अभी पढ़ा कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें सारा काम जो है वो टीचर कर रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है, स्टूडेंट को सिर्फ उतना ही करना है जितना इंस्ट्रक्शंस उसको टीचर द्वारा मिल रहे हैं। तो इसलिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल सबसे ज़्यादा होता है। फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन गेट फोकस्ड इन विच लेवल ऑफ टीचिंग, किस लेवल ऑफ टीचिंग में ज़्यादा फोकस फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन पे किया जाता है। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हमने अभी देखा कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, इसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करता है। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, रोट मेमोराइजेशन, ये सब कुछ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के कीवर्ड्स हैं। तो आप इन कीवर्ड्स को देख के कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग है उसको आसानी से पहचान सकते हो।
नाउ नेक्स्ट इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चे ने क्या किया, जो इंस्ट्रक्शंस उसको टीचर के थ्रू मिले उसने सिर्फ उन चीज़ों को फॉलो किया और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करी, रटने की कोशिश करी। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। मॉरिसन इज द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जैसे कि हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया था, वैसे ही मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग दिया है। अंडरस्टैंडिंग समथिंग मीन्स परसीविंग द मीनिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि किसी चीज़ को समझना, उसके मतलब को समझना। तो इस लेवल पे स्टूडेंट क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश करता है, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करता है। द टीचिंग एट दिस लेवल इज ऑफ हायर क्वालिटी देन दी वन ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जिस तरीके की टीचिंग होती है उससे एक स्टेप हायर लेवल ऑफ टीचिंग होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में। क्योंकि मेमोरी लेवल में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का क्या रोल है, वो इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स को सिर्फ रटने की कोशिश करेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो उन चीज़ों को समझेगा भी साथ ही साथ। रटने के बजाय वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिफर करेगा कि वो चीज़ों को समझे। इट इज़ मोस्ट थॉटफुल लेवल। जैसे कि हमने देखा था मेमोरी लेवल में, मेमोरी लेवल जो है वो आपका थॉटलेस लेवल है, उसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो आपका थॉटफुल लेवल है। थॉटफुल क्यों है, क्योंकि इसमें लर्नर जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, तो उसको अपना ब्रेन, अपनी इंटेलिजेंस पावर जो है उसका यूज़ करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई दिस लेवल इज़ नोन एज योर थॉटफुल लेवल। At this level, teacher explains the relationship between facts and principles to the student and teaches them how to apply them। मतलब इस लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको चीज़ें समझाने की कोशिश करेगा अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। अब जैसे हमने देखा कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट के, लर्नर्स के जो इंटेलिजेंस लेवल है उसका कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में जब वो अपने ब्रेन का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उनके इंटेलेक्चुअल बिहेवियर का भी डेवलपमेंट होगा। टीचर एंड स्टूडेंट बोथ हैव एन एक्टिव रोल एट दिस लेवल। मतलब इस लेवल पे स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं। मतलब टीचर का भी रोल है तो साथ ही साथ स्टूडेंट भी कुछ रोल प्ले करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर ने स्टूडेंट को आके पढ़ा दिया, अब स्टूडेंट को वो पढ़ना ही पढ़ना है जो उसको टीचर ने समझाया है। नहीं, अब स्टूडेंट क्या करेगा, चीज़ों को अपने थ्रू, अपने अकॉर्डिंगली, अपने ओन वर्ड्स में समझने की कोशिश करेगा। इसलिए इस लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इंटरेक्टिव रोल प्ले करते हैं और दोनों का ही सेम रोल होता है। द इवेल्युएशन सिस्टम। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में इवेल्युएशन सिस्टम जो है वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस और आपके ऑब्जेक्टिव, आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के थ्रू होता है। जैसे कि हमने देखा था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में इवेल्युएशन कैसे हो रहा था। इवेल्युएशन जो है वो आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में इवेल्युएशन जो है वो आपका ओरल और रिटन तरीके से हो रहा था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जो इवेल्युएशन का सिस्टम है वो है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्यों है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में लर्नर क्या करेगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। तो जब तक वो उन सभी चीज़ों को अपने ओन वर्ड्स में नहीं समझेगा, उन चीज़ों की गहराइयों में जाकर नहीं समझेगा, तब तक उसको वो कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। इसलिए इस लेवल पे टीचर क्या करता है, उनसे ज़्यादा लंबे आंसर्स मांगता है, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे आंसर्स उनसे पूछता है, ताकि वो सभी कंसेप्ट्स का अपने ओन लैंग्वेज में बनाकर जवाब दे सकें और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंसेप्ट को लेकर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। नाउ मेरिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स यूज देयर थिंकिंग कैपेबिलिटीज़। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में जब बच्चे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करेंगे। नॉलेज गेन एट दिस लेवल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। अब जब अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गई तो रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाने के लिए हमारे पास में एक बार बेस रहता है जो कि हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल से लिया था। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, जो भी हमने मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से जो भी नॉलेज ली है हम उसको जोड़ के रिफ्लेक्टिव लेवल में नई नॉलेज को क्रिएट करते हैं। तो यही कहा है कि रिफ्लेक्टिव लेवल का एक बेस हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल से ही बनना स्टार्ट हो जाता है।
टीचर प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर टू द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज्ड एंड सीक्वेंशियली, मतलब इसमें भी जो सब्जेक्ट मैटर है, जो आपका स्टडी नोट्स है, जो मटेरियल है, वो तो टीचर ही प्रेजेंट करेगा, लेकिन स्टूडेंट के पास में थोड़ी फ्रीडम है कि वो उस स्टडी मटेरियल को अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट डू नॉट लर्न बाय क्रैमिंग। अब मेमोराइजेशन मेथड में, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट क्या करते थे, क्रैमिंग मेथड का यूज़ करते थे। क्रैमिंग का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रटने की कोशिश करते थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे रटने के बजाय चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग गिव्स स्टूडेंट कंप्लीट कमांड ओवर द सब्जेक्ट, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट पे एक कंप्लीट कमांड दे देता है। मतलब जब स्टूडेंट अपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएगा तो उस कंसेप्ट के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर स्टूडेंट की एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो वो जो अच्छी पकड़ होती है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में ही बन सकती है, मेमोरी लेवल में नहीं बन सकती, क्योंकि मेमोरी लेवल में तो वो सिर्फ चीज़ों को रटने की कोशिश करेगा, लेकिन उन्हीं चीज़ों को जब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आके समझेगा तभी वो अपने सब्जेक्ट पे, अपने टॉपिक पे अच्छी पकड़ सकता है। नो क्रैमिंग इज एनकरेज्ड। इस लेवल पे किसी भी तरीके की रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर अपने स्टूडेंट को, अपने लर्नर को अपने कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करवाता है। नाउ डीमेरिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग एट दिस लेवल इज सब्जेक्ट सेंटर्ड। अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो टीचिंग है वो आपकी सब्जेक्ट सेंटर्ड और साथ ही साथ आपकी टीचर सेंटर्ड भी होती है, क्योंकि मेमोरी लेवल में तो सिर्फ टीचर सेंटर्ड ही है, मतलब सारा रोल सिर्फ टीचर ही प्ले कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट का भी कुछ रोल है, लेकिन अभी भी जो रोल है वो टीचर का ही ज़्यादा है, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल प्रेजेंट करना है, जो भी पढ़ाना है, वो अभी भी टीचर ही कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट क्या कर रहा है, बस उस स्टडी मटेरियल को या उस कंसेप्ट को सिर्फ अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। मतलब स्टूडेंट के पास में सिर्फ थोड़ी सी फ्रीडम होती है फ्रीडम, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी ही फ्रीडम होती है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी ज़्यादातर जो रोल है वो टीचर का होता है, इसलिए ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है वो आपकी टीचर सेंटर्ड और आपकी सब्जेक्ट सेंटर्ड है। थर्ड इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो आपकी मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद में क्रिएट होती है। मतलब जब आपने एक बार कंसेप्ट को रट लिया, उसको समझ भी लिया, तो अब आप क्या करोगे, अपने कंसेप्ट से, अपने प्रायर नॉलेज से नई नॉलेज को क्रिएट कर सकते हो। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो आपका हंट ने दिया है। रिफ्लेक्टिव लेवल इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल। मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाने के लिए आपके पास में पहले मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों की ही नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये जो लेवल है वो आपका प्रॉब्लम सेंटर्ड लेवल होता है। प्रॉब्लम सेंटर्ड मतलब इस लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के सामने आती है वो खुद से उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और स्टूडेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके सामने प्रॉब्लम्स आए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंसेप्ट को गहराइयों में जाकर समझ सके। एंड स्टूडेंट्स प्राइमरी एंड टीचर इज सेकेंडरी। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट जो है वो आपका प्राइमरी रोल प्ले करता है और टीचर जो है वो आपका सेकेंडरी रोल प्ले करता है। मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का या गाइड का कोई भी रोल नहीं होता है। ज़्यादातर जो रोल है वो आपका स्टूडेंट का होता है। उसको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारे डिसीजंस जो है वो स्टूडेंट खुद अपने लिए लेता है। लेकिन हाँ, कहीं पे अगर उसको अपने गाइड की, अपने टीचर की ज़रूरत होती है तो फिर वो अपने टीचर की गाइडेंस भी ले सकता है। इसलिए कहा है कि इसमें स्टूडेंट का रोल प्राइमरी है और टीचर का रोल सेकेंडरी है। अब हंट ने आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग दिया है, हर्बर्ट ने आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया है, मॉरिसन ने आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग दिया है, वैसे ही हंट ने आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग दिया है। समटाइम्स इट इज़ नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव टीचिंग। इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब चीज़ों की खोज करना। इस लेवल ऑफ टीचिंग में क्या करते हो आपको जब कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आप उसी चीज़ को जोड़ के अपनी नई क्रिएटिविटी करना चाहते हो, अपने आप से नई चीज़ों को खोजना चाहते हो। इसीलिए इस लेवल को हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। इस लेवल ऑफ टीचिंग में आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गहराइयों में जाकर समझने की कोशिश करते हो। जब तक आप चीज़ों की गहराइयों में नहीं जाओगे तब तक आप उससे कुछ नई नॉलेज कैसे क्रिएट कर पाओगे। तो इसलिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में लर्नर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के गहराई में जाकर उसको समझने की कोशिश करता है ताकि वो उससे कुछ नया निकाल के, उससे कुछ नया क्रिएट करके ला पाए।
Reflective level of teaching is considered the highest level at which teaching is carried out and includes both understanding level and your memory level of teaching. मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होने के लिए आपके पास में पहले मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की नॉलेज होनी ज़रूरी है. मतलब बिना मेमोरी लेवल और बिना अंडरस्टैंडिंग लेवल के आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल नहीं हो सकती है. और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो आपकी सबसे हाईएस्ट लेवल है, सबसे हाईली थॉटफुल लेवल है, क्योंकि इसमें सारा काम स्टूडेंट का है, सारा दिमाग लर्नर का लग रहा है. इसलिए ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है ये आपकी हाईली थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग है. दिस लेवल इज हाईली थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग. इट इज प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच. मैंने आपको कहा कि ये जो टीचिंग है वो आपकी प्रॉब्लम सेंट्रिक टीचिंग है. मतलब इस टीचिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनका सल्यूशन स्टूडेंट अपने आप से ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स सॉल्विंग एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट्स अपनी लाइफ की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के गहराइयों में जा सके और नई नॉलेज को क्रिएट कर सके. स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज़ आर डेवलप्ड. इस लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट्स की क्रिएटिव एबिलिटीज़ निकल के बाहर आती है. मतलब जब स्टूडेंट अपने आप से नई चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो स्टूडेंट की जो क्रिएटिव एबिलिटी है, जो उसका टैलेंट है, वो उभर के बाहर निकल के आएगा. टीचर्स रोल इज डेमोक्रेटिक. ही डज नॉट फोर्स नॉलेज ऑन द स्टूडेंट बट डेवलप्स टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज. इस लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट के ऊपर टीचर जो है वो फोर्स नहीं करेगा कि उसको सिर्फ ये चीज़ रटनी है या सिर्फ उसको ये चीज़ समझनी है अपनी आने वाली क्लासेस को पास आउट करने के लिए, बल्कि वो ये चाहता है कि अब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसकी कैपेबिलिटीज़ निकल के बाहर आए और उसमें कुछ नए टैलेंट्स भी डेवलप हों. क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ टू बी ओपन एंड इंडिपेंडेंट. इस लेवल ऑफ टीचिंग में जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें जो लर्नर है वो टीचर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले सकता है. इसलिए इस लेवल ऑफ टीचिंग में जो इन्वायरमेंट है वो आपका इंडिपेंडेंट है. लर्नर्स आर एक्टिव एंड मोटिवेटेड. इस लेवल ऑफ टीचिंग में लर्नर्स जो है वो आपके एक्टिवली रोल प्ले करते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं. जब तक बच्चा मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो वो आगे नई चीज़ों को सीखने का कोशिश नहीं करेगा. इस लेवल में स्टूडेंट का मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए स्टूडेंट जो है वो मोटिवेटेड के साथ साथ एक्टिवली रोल भी प्ले करता है. The purpose is to develop the reflective power of the pupils so that they can solve problems in their lives by reasoning, logic and imagination. इस लेवल ऑफ टीचिंग का मेजर पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करे. द स्टूडेंट ऑक्यूपाइज द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर अज्यूम्स द सेकेंडरी प्लेस. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट जो है वो प्राइमरी रोल प्ले करता है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट के ऊपर है, और टीचर जो है वो आपका सेकेंडरी रोल प्ले करता है. ऐसे टाइप टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर इवेल्युएशन, और इस मेथड में भी हम इवेल्युएशन के लिए ऐसे टाइप क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं. अब मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. द टीचिंग इज लर्नर सेंटर्ड. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो आपकी लर्नर सेंटर्ड है. लर्नर सेंटर्ड क्यों है? क्योंकि इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लर्नर की है. लर्नर ही आपका प्राइमरी रोल प्ले कर रहा है, लर्नर ही आपका एक्टिव है एज कंपेरिजन टू द टीचर. तो इसलिए ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो आपकी लर्नर सेंटर्ड टीचिंग है. हेयर एन एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर कैन बी सीन. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन देखा जाता है. मतलब जितना रोल टीचर का होता है उससे कई ज़्यादा रोल स्टूडेंट का होता है, तो इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हो सकता है इस लेवल ऑफ टीचिंग में. टीचिंग इज सूटेबल फॉर हायर क्लासेस. जैसे कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो थी वो छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल थी, वैसे ही रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो हायर क्लासेस के लिए, मतलब बड़े बच्चों के लिए ही सूटेबल है. टीचिंग इज़ हाईली थॉटफुल. इस लेवल ऑफ टीचिंग में जो टीचिंग होती है वो हाईली थॉटफुल होती है. हाईली थॉटफुल क्यों होती है? अब पहले वाले स्टेप में क्या कहा है कि टीचिंग जो है वो हायर क्लास के बच्चों के लिए सूटेबल है, मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो बड़े बच्चों के लिए सूटेबल है. तो बड़े बच्चों में तो अच्छी तरीके से ब्रेन की ग्रोथ हो जाती है, अच्छी तरीके से उनके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता है, तो वो अपने ब्रेन का इजीली यूज़ कर सकते हैं. इसलिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो आपकी हाईली थॉटफुल है. मतलब अब बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग समझ सके, अपने ब्रेन को यूज़ करके चीज़ों को समझ सके, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कि ये हाईली थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग है. Demerits of reflective levels of teaching are not suitable for small children.
ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो छोटे बच्चों को नहीं कराई जा सकती, क्योंकि छोटे बच्चों में माइंड की इतनी ग्रोथ ही नहीं हुई है कि वो चीज़ों को समझ सके। स्टडी मटेरियल इज़ नीदर ऑर्गेनाइज्ड नॉर प्लान्ड, मतलब जैसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का क्या रोल होता था कि वो स्टूडेंट के सामने अपना स्टडी मटेरियल को प्रेजेंट कर दे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट क्या करता था, वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टडी मटेरियल को रटने की कोशिश करता था, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट उस स्टडी मटेरियल को समझने की कोशिश करता था। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर किसी भी तरीके का स्टडी मटेरियल, किसी भी तरीके का नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करता है। आपको जो भी पढ़ना है आप उसके नोट्स, उसका स्टडी मटेरियल, उसका पीडीएफ अपने आप से ढूंढोगे। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में सारा रोल टीचर का होता था, और स्टूडेंट को क्या करना होता था, सिर्फ जो भी इंस्ट्रक्शंस टीचर से मिल रहे हैं, जो भी स्टडी मटेरियल टीचर से मिल रहा है, उसको सिर्फ रट के अपनी क्लास को पास आउट करना है। सेकेंड लेवल इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब वो चीज़ों को समझने की क्षमता है उसके अंदर, अब वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में अभी भी स्टडी मटेरियल तो टीचर ही प्रेजेंट करेगा स्टूडेंट के सामने, लेकिन स्टूडेंट क्या करेगा, उस स्टडी मटेरियल को अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेगा। और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट का कोई रोल नहीं, टीचर का कोई रोल नहीं है, सारा रोल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का ही है। मतलब उसको जो भी कुछ पढ़ना है, जो भी कुछ उसको अपना कंटेंट फाइंड आउट करना है, वो सब कुछ उसको खुद से ही करना पड़ेगा, उसको टीचर की कोई भी हेल्प नहीं मिल सकती है। देन नेक्स्ट इज योर मॉडल्स ऑफ टीचिंग। अब जैसे टीचिंग के हमने लेवल्स देखे, वैसे ही टीचिंग के कुछ मॉडल्स भी होते हैं। देयर आर 3 मॉडल्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट इज योर पेडागोजी। नाउ व्हाट इज पेडागोजी? पेडागोजी इज अ कन्वेंशनल अप्रोच। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच है, पुरानी अप्रोच है जो पहले के टाइम पे चला करती थी। In this method, instructor more or less controls the material to be learned and pace of learning while presenting the course content to the student. अब आप नोटिस करोगे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमने मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल पढ़े, वैसे ही मॉडल्स ऑफ टीचिंग में पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी मॉडल्स हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग और मॉडल्स ऑफ टीचिंग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो आप इन दोनों को अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो ये आपके लिए ईजी रहेगा लर्न करने में। पेडागोजी मेथड जो है, पेडागोजी मॉडल जो है वो कन्वेंशनल अप्रोच है, और इस अप्रोच में जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और इसमें टीचर का ये रोल होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स के सामने ला के रख दे, और स्टूडेंट उस स्टडी मटेरियल को जैसे टीचर ने प्रेजेंट किया है उसी तरीके से सिर्फ उसको रटने की कोशिश करे। तो ये पेडागोजी मॉडल जो है वो आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से मिलता है। The purpose of this method of learning is to acquire and memorize new knowledge or learn new skills. Pedagogy मॉडल का मेन पर्पस क्या है कि स्टूडेंट्स जो है वो टीचर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करने की कोशिश करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करें, रटने की कोशिश करें। पेडागोजी मॉडल जो है वो आपका इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड है, मतलब पेडागोजी मॉडल जो है वो भी आपका टीचर सेंटर्ड है, और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो हमने अभी देखा वो भी आपका टीचर सेंटर्ड था। इन द पेडागोजिकल अप्रोच लर्नर इज डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल द लर्निंग्स। जैसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में लर्नर जो था वो अपने टीचर पे डिपेंडेंट था, वैसे ही पेडागोजिकल मेथड में यहाँ भी लर्नर जो है वो अपने इंस्ट्रक्टर पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ भी सारा रोल जो है वो टीचर का ही है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर की ही है। एंड द टीचर अस्यूम्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज टॉट एंड हाउ इज लर्न। मतलब इस लेवल में भी टीचर की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, वो सारे डिसीजंस जो है वो टीचर ही लेगा। आफ्टर दैट पेडागोजी लेवल पहले चलता था, तो अब जैसे जैसे समय बदलता गया, टाइम चेंज होता गया, वैसे वैसे पेडागोजी लेवल की जगह एंड्रागोजी मॉडल आ गया। एंड्रागोजी रिफर्स टू मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड इन अडल्ट एजुकेशन। अब पेडागोजी मेथड हम छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं, जिसमें टीचर का क्या मेजर रोल होता है। टीचर का ये पर्पस होता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को रट सके। लेकिन एंड्रागोजी मॉडल जो है वो अडल्ट बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आता है। द वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक एंड्रा। एंड्रागोजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एंड्रा से आया है, जिसका मतलब है मैन, एंड द गोजी मीन्स लीडर ऑफ, मतलब एंड्रागोजी का मतलब है लीडिंग मैन। वेरेस पेडागोजी लिटरली मीन्स लीडिंग चिल्ड्रन,
मतलब क्या है? पेडागोजी का मतलब है कि बच्चों को गाइड करना, जो चिल्ड्रन है, जो छोटे बच्चे हैं उनको गाइड करना, उनको लीड करना। लेकिन एंड्रागोजी का मतलब क्या है? लीडिंग मैन, मतलब जो मैन है, जो बच्चे अडल्ट हो चुके हैं उनको गाइड करना। तो पेडागोजी का मतलब है बच्चों को पढ़ाना एंड एंड्रागोजी का मतलब है अडल्ट बच्चों को पढ़ाना, अडल्ट लर्नर्स को पढ़ाना। Andragogy theory says that adult learners are different from children in many ways, including they need to know why they should learn something and they are self-directed। मतलब एंड्रागोजी थ्योरी क्या कहती है कि अडल्ट लर्नर्स जो है वो छोटे बच्चों से डिफरेंट है, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं पता है उनको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो इंस्ट्रक्शंस उनको टीचर के थ्रू मिलेंगे वो सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और जो भी कंटेंट उसको टीचर से मिलेगा वो उस कंटेंट को रटने की कोशिश करेगा। लेकिन एंड्रागोजी मेथड में जो बच्चे हैं वो अब अडल्ट हैं, मतलब बच्चे जो है वो बड़े हो चुके हैं, उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, तो वो अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं कि उनको क्यों पढ़ना है लाइफ में, उनको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अपने डिसीजंस वो खुद ले सकते हैं और दे आर सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब अपने डिसीजंस वो खुद ले सकते हैं। इन दिस मॉडल लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन लर्निंग। एंड्रागोजी मॉडल में लर्नर जो है वो अपनी चीज़ों के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें टीचर रेस्पॉन्सिबिलिटी लर्नर की नहीं लेता है, लर्नर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, इस मेथड में बच्चा जो है वो नई नई चीज़ों को डिस्कवरीज के थ्रू सीखता है, नई नई चीज़ों को नई नई खोज करके सीखता है। एंड इन दिस मॉडल इंस्ट्रक्टर फैसिलिटीज द लर्निंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड हेल्प देम बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्न देमसेल्व्स एंड एक्वायर न्यू नॉलेज एंड डेवलप न्यू स्किल्स। मतलब एंड्रागोजी मॉडल में भी टीचर का तो रोल होता है, लेकिन टीचर का सिर्फ इतना ही रोल है कि वो अपने लर्नर्स के सामने कुछ फैसिलिटीज़, कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर देगा। अब उस मटेरियल को लर्नर कैसे लर्न करता है, उस मटेरियल से कैसे नई चीज़ों को क्रिएट करता है, वो सब लर्नर पे डिपेंड करता है। मतलब एंड्रागोजी जो मॉडल है वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से मिलता है। एंड थर्ड इज योर ह्यूटोगोजी मॉडल। ह्यूटोगोजी अदरवाइज नोन एज सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, इट इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड। जैसे कि आपका एंड्रागोजी मॉडल भी आपका स्टूडेंट सेंटर था, वैसे ही ह्यूटोगोजी मॉडल भी आपका स्टूडेंट सेंटर्ड है। लेकिन हमने देखा एंड्रागोजी मॉडल में तो अभी भी टीचर का रोल है, टीचर बच्चों के सामने थोड़ा बहुत कुछ रोल प्ले करता है, टीचर बच्चों के सामने अपना स्टडी मटेरियल रखता है और बच्चों का ये रोल होता है कि वो अब उस कंटेंट को कैसे रिसीव करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ह्यूटोगोजी मॉडल में टीचर का कोई रोल नहीं होता है, इंस्ट्रक्शन का कोई रोल नहीं होता है। द गोल ऑफ ह्यूटोगोजी इज टू टीच लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब पेडागोजी और एंड्रागोजी मॉडल का मेजर पर्पस और मेजर गोल क्या है कि सिर्फ स्टूडेंट को उतनी चीज़ें याद करा दो जितनी चीज़ों को याद करके वो अपनी क्लास को पास आउट कर सके। मतलब सिर्फ क्लास को पास करके वो सिर्फ क्लास को पास आउट करने के लिए ही नॉलेज प्रोवाइड की जाती है एंड्रागोजी एंड पेडागोजी मॉडल में। लेकिन ह्यूटोगोजी मॉडल में जो भी आपको लर्निंग मिलती है वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहती है। मतलब ह्यूटोगोजी मॉडल में आपको अपनी पूरी लाइफ की लर्निंग ह्यूटोगोजी मॉडल से ही मिलती है, मतलब ज़िंदगी भर की लर्निंग जो है वो आपको अपनी ह्यूटोगोजी मॉडल से मिलती है। Heutagogy is a term derived from the Greek word heuraskein। heuraskein एक ग्रीक वर्ड है जिससे आपका ह्यूटोगोजी जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है। नाउ डिफरेंस बिटवीन पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटोगोजी। Pedagogical environment teachers determine that teachers in pedagogical environment teachers determine what student will learn and how they will learn it. Students rely on their teacher and learn topic in order in which they are presented। पेडागोजिकल मेथड में क्या होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है और स्टूडेंट के सामने कुछ फैक्ट्स, कुछ कंसेप्ट ला के रख दिए जाते हैं और टीचर उनको इंस्ट्रक्शन देता है और टीचर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट को काम करना होता है। पेडागोजी मॉडल में स्टूडेंट को कुछ नहीं पता है कि उसको क्या पढ़ना है, जो टीचर उसको पढ़ाता है, जैसे टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है वैसे ही स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करते रहते हैं टीचर के अकॉर्डिंग। इन कॉन्ट्रास्ट स्टूडेंट्स इन एंड्रागोजिकल एनवायरनमेंट यूजेस द टीचर एज अ मेंटर और गाइड। ऑन दी अदर हैंड एंड्रागोजिकल मेथड में स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर का रोल
सिर्फ मेंटोर या अपने गाइड के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब टीचर को सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटोर या गाइड के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। मीनवाइल ह्यूटोगॉजिकल अप्रोच एनकरेज स्टूडेंट टू फाइंड देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस टू आंसर। ऑन द अदर हैंड ह्यूटोगॉजिकल मेथड में टीचर का कोई रोल नहीं होता है, ज़्यादा रोल स्टूडेंट का होता है, और इसमें स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता है कि वो अपने आप से अपने थ्रू ही प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड आउट करे और नई नॉलेज को क्रिएट कर सके। मतलब पेडागॉजी मॉडल में हमने देखा कि स्टूडेंट का रोल बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो रोल है स्टूडेंट का, सारा रोल आपका टीचर का है। टीचर स्टूडेंट के सामने कुछ स्टडी मटेरियल प्रेजेंट कर देगा और स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि उसको इस मटेरियल को कैसे लर्न करना है, उस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही स्टूडेंट अपनी लर्निंग करेगा। एंड्रागॉजिकल मेथड में अब स्टूडेंट जो है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो उसको पता है कि उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी भी उसको जो पढ़ना है वो उसको उसका टीचर ही बताएगा। तो जो भी कंटेंट है, जो भी स्टडी मटेरियल है, वो टीचर ही स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करेगा। बस स्टूडेंट का ये रोल है कि वो उस कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग रिसीव कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग समझ सकता है। थोड़ी सी फ्रीडम होती है एंड्रागॉजिकल मॉडल में स्टूडेंट को। और ह्यूटोगॉजिकल मॉडल जो है वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल से मिलता है। जैसे रिफ्लेक्टिव लेवल में हमने देखा था कि टीचर का कोई रोल नहीं होता, सारा रोल सिर्फ स्टूडेंट का ही होता है और वो अपनी प्रायर नॉलेज से जोड़ जोड़ के नई नॉलेज को क्रिएट करने की कोशिश करता है। वैसे ही ह्यूटोगॉजी मॉडल में लर्नर जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करके नई नॉलेज को क्रिएट करने की कोशिश करता है। और ह्यूटोगॉजी मॉडल में भी टीचर का कोई रोल नहीं होता है। अगर कभी भी लर्नर को लगता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको अपने टीचर से थोड़ी गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, तब जो लर्नर है वो अपने टीचर से जाके गाइडेंस ले सकता है। अदरवाइज इसमें टीचर का रोल नहीं होता है, सारा रोल स्टूडेंट का ही होता है। अब हम देखते हैं फेजेस एंड स्टेजेस ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के कुछ स्टेजेस होते हैं। अब वो स्टेजेस क्या है? प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। मतलब टीचिंग जब हम करते हैं तो उससे पहले हमको टीचिंग के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। मतलब जब हम आके क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं तो उससे पहले हमको ये प्लानिंग करनी होती है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम हमारे स्टूडेंट्स को आज क्या पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। उन सब की प्लानिंग जो हम करते हैं वो आता है हमारा प्री एक्टिव फेज में। मतलब आज जब मैं क्लास लेने वाली थी तो क्लास लेने से पहले मैंने आधे घंटे बैठ के ये प्रिपरेशन करी कि मैं आज अपने लर्नर्स को क्या पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, कौन सा एग्जाम्पल उनको दूंगी। तो मैंने आधे घंटे बैठ के पूरे इस क्लास की पहले प्लानिंग करी। तो वो जो फेज़ था मेरा, वो मेरा प्री एक्टिव फेज़ था। प्री एक्टिव फेज़ के बाद में आता है आपका इंटरएक्टिव फेज़। इंटरएक्टिव फेज है आपका इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। मतलब जो अभी हम कर रहे हैं, जो भी मैंने प्री एक्टिव फेज में प्लानिंग करी थी, अब मैं उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। मतलब अब जब मैं क्लासरूम में आ गई तो अब जब मैं अपने लर्नर्स को पढ़ा रही हूँ तो जो भी मेरे गोल्स थे, जो भी मेरे एम्स थे, जो भी मेरी प्लानिंग थी, उसके अकॉर्डिंग अब मैं अपने लर्नर्स के सामने टीचिंग कर रही हूँ। मतलब अब मैं अपने लर्नर्स के सामने अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो ये है हमारा इंटरएक्टिव फेज। उसके बाद में आता है आपका पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है? इवैल्यूएशन स्टेज है ये। इवैल्यूएशन मतलब अब जब एक बार मैंने अपने क्लासरूम में अपने लर्नर्स को पढ़ा दी चीज़, अपने लर्नर्स को कंसेप्ट समझा दिया, तो उसके बाद में मुझे अपने लर्नर्स को इवैल्यूएट करना होगा। इवैल्यूएशन का मतलब होता है, इवैल्यूएशन का सिंपली मीनिंग है टेस्ट लेना। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लूँगी कि जो मैंने पढ़ाया है वो क्या मेरे लर्नर्स को समझ में आया है या नहीं आया है। मतलब मैं पोस्ट एक्टिव फेज से फीडबैक लेने की कोशिश करूंगी कि जो मैंने समझाया वो मेरे लर्नर्स को समझ में आया। अगर समझ में आया तो क्या मैं नेक्स्ट क्लास पे मूव ऑन कर सकती हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो क्या मुझे सेम क्लास को वापस से रिपीट करना है। वो सब कुछ मुझे पोस्ट एक्टिव फेज से जानने को मिलेगा। तो अभी हम हैं इंटरएक्टिव फेज में। जब मैं क्लास ख़त्म कर दूंगी तो आप जब मेरी क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दोगे, वो कमेंट्स होंगे मेरे पोस्ट एक्टिव फेज। उन कमेंट्स के थ्रू मुझे इवैल्यूएशन मिलेगा। सो फर्स्ट इज योर प्री एक्टिव फेज, जिसमें टीचर टीचिंग करने से पहले प्लानिंग करता है। सेकेंड इज योर इंटरएक्टिव फेज, मतलब जो उसने प्लानिंग करी है अब इंटरएक्टिव फेज में वो अपने लर्नर्स के सामने आके अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेगा। पोस्ट एक्टिव फेज है आपका टीचिंग करने के बाद का फेज। मतलब टीचिंग करने के बाद का टाइम जिसमें टीचर अपने लर्नर्स से फीडबैक लेता है अपनी टीचिंग के बारे में। सो फर्स्ट इज योर प्री एक्टिव फेज।
प्री एक्टिव फेज में बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग और व्हाट जैक्सन कॉल्स काम पार्ट ऑफ टीचिंग, अ टीचर हैज़ टू परफॉर्म मैनी टास्क। मतलब जैक्सन ने क्या कहा है कि क्लासरूम में आने से पहले भी टीचर को काफ़ी टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। मतलब सिर्फ क्लासरूम में आने से पहले भी टीचर को काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि आज मैंने सोचा कि आज मैं अपने लर्नर्स को ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी और मैं आके बैठ गई और अपने लर्नर्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। नहीं, उससे पहले भी आधे 1 घंटे की मेहनत होती है, जिसमें हम पूरी पीपीटी बनाते हैं, पूरा नोट्स प्रिपेयर करते हैं, कौन से हमको डायग्राम्स का यूज़ करना है, कैसे हमको अपने लर्नर्स को पढ़ाना है, पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, फिर कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, हम अपने लर्नर्स को कौन से एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, कितने एग्जाम्पल्स देने हैं, पहले कौन सा एग्जाम्पल देना है, ये सब कुछ होता है आपका प्री एक्टिव फेज़ में। ये सारी जो प्लानिंग होती है वो आपकी प्री एक्टिव फेज़ में होती है। मतलब जब हम लर्नर्स के सामने आके पढ़ाते हैं, उससे पहले वाला जो फेज़ होता है वो होता है प्री एक्टिव फेज़। तो इसमें दिखाया है कि टीचिंग के प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव 3 फेजेस होते हैं। प्री एक्टिव फेज में फिक्सिंग अप द गोल्स एंड द कंटेंट। मतलब प्री एक्टिव फेज में टीचर क्या करता है, अपने कुछ गोल्स सेट करता है। मतलब जो अपनी क्लास में अपने लर्नर्स को समझाने वाला है, पढ़ाने वाला है, उसको लेकर टीचर के कुछ गोल्स होते हैं। मतलब आज जब मैं अपनी क्लास ले रही हूँ तो मेरे क्या गोल्स हैं? मेरे ये गोल्स हैं कि मेरे लर्नर्स को जो मैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा रही हूँ या फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ा रही हूँ वो मेरे लर्नर्स को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये मेरा गोल है। तो सबसे पहले टीचर क्या करता है प्री एक्टिव फेज में, अपने कुछ गोल्स, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करता है और उसके बाद में वो अपने कंटेंट की प्लानिंग करता है। डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटजी, मतलब कैसे उसको क्लासरूम में आगे फर्दर कंटिन्यू करना है, कैसे उसको क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना है, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग करता है टीचर प्री एक्टिव फेज में। सेकेंड इज योर इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज में क्या करता है, डायग्नोज द लर्नर एंड एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब जो प्लानिंग करी है उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का काम आपका इंटरएक्टिव फेज में होता है। और पोस्ट एक्टिव फेज में एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस एंड फीडबैक ऑफ टीचिंग। पोस्ट एक्टिव फेज में टीचर क्या करेगा, जो भी उसने अपने लर्नर्स को पढ़ाया है इवैल्यूएशन के थ्रू, टेस्टिंग मेथड्स के थ्रू अपने लर्नर्स से फीडबैक लेने की कोशिश करेगा कि जो उसने अपने लर्नर्स को पढ़ाया है क्या उसके लर्नर्स को वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई। तो फॉलोइंग ऑपरेशंस और सब स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड। प्री एक्टिव फेज में प्री एक्टिव स्टेजेस में भी आपके कुछ सब स्टेजेस डिवाइडेड हैं। अब वो सब स्टेजेस क्या है? फर्स्ट इज योर फॉर्मिंग और फिक्सिंग अप ऑफ गोल्स। मतलब प्री एक्टिव स्टेज में सबसे पहले टीचर क्या करेगा, अपने कुछ गोल सेटअप करेगा कि वो क्लासरूम में जाके जो भी टीचिंग करना चाहता है उससे उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, या वो उस क्लासरूम को लेकर, उस टीचिंग को लेकर वो अपने क्या गोल्स हैं जो कि वो अचीव करना चाहता है। तो सबसे पहले टीचर क्या करेगा, कुछ गोल सेटअप करेगा। सेकेंड, टेकिंग डिसीजंस अबाउट द कंटेंट। मतलब अब वो अपने क्लासरूम में जाके अपने लर्नर्स के सामने जो भी टॉपिक पढ़ाने वाला है उस कंटेंट की प्रिपरेशन करेगा। मतलब आज अगर मैं आपके सामने फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ा रही हूँ तो मैंने पहले अपना गोल सेटअप किया। गोल सेटअप करने के बाद में मैंने आपके लिए ये पूरी PDF बनाई, ये पूरा कंटेंट प्रिपेयर किया। मतलब मुझे कहाँ से नोट्स मिलेंगे, कौन कौन सी वेबसाइट से मुझे नोट्स मिलेंगे, कहाँ से मैं कौन कौन से डायग्राम्स यूज़ करूँगी, तो पूरा कंटेंट फिर मैंने आपके लिए प्लान किया। थर्ड इज योर मैनेजिंग और सीक्वेंशियल एप्रोप्रिएट मीन्स एंड वेज ऑफ प्रेजेंटेशन। अब उस कंटेंट को मैं अपने लर्नर्स के सामने कैसे प्रेजेंट करूँगी वो भी स्टेप आपका प्री एक्टिव फेज में ही आता है। मतलब जब मैंने अब एक बार मॉडल्स ऑफ टीचिंग या फिर फेजेस ऑफ टीचिंग के कंटेंट को प्रिपेयर कर लिया तो अब मैं उस कंटेंट को अपने लर्नर्स को कैसे प्रेजेंट करूँगी। मतलब नोट्स के थ्रू प्रेजेंट करूँगी, ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, कैसे मैं अपने लर्नर्स को अपना कंटेंट समझाऊंगी, कैसे उनके सामने अपने कंटेंट को प्रेजेंट करूँगी, वो भी मैं प्री एक्टिव फेज में ही करूँगी। एंड फोर्थ इज योर डिसाइडिंग अबाउट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज। और फिर फोर्थ स्टेज में मैं पूरी प्लानिंग करूँगी कि कैसे मुझे 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने पूरे कंटेंट को लर्नर्स के सामने प्रेजेंट करना है और उनको समझाने की कोशिश करनी है। तो ये चारों आते हैं प्री एक्टिव फेज में। सबसे पहले हम गोल सेट करते हैं कि जो भी हम टीचिंग करने वाले हैं
जो भी हम टीचिंग करने वाले हैं उसके लिए हमारे क्या गोल्स हैं। सेकंड, फिर हम कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। थर्ड, अब हम उस कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में सोचेंगे, उसको मैनेज करेंगे। एंड फोर्थ, पूरी प्लानिंग करेंगे कि अब हम हमारे कंटेंट को हमारे लर्नर्स के सामने कैसे स्टेप बाय स्टेप उनके सामने हमारे कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे और उनको कैसे चीज़ें समझाएंगे। सेकेंड इज योर इंटरएक्टिव स्टेज। दिस इज एक्चुअल क्लासरूम लर्निंग। इंटरएक्टिव स्टेज जो है वो आपका एक्चुअल क्लासरूम लर्निंग का स्टेज होता है। मतलब प्री एक्टिव स्टेज में तो अभी टीचिंग नहीं हो रही है, बस टीचिंग के बारे में प्लानिंग हो रही है, टीचिंग के बारे में तैयारी हो रही है कि कैसे मैं अपने क्लासरूम में जाके अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। लेकिन इंटरएक्टिव स्टेज में जैसे अभी हो रहा है, अभी एक्चुअल क्लासरूम में टीचिंग हो रही है। एट दिस स्टेज टीचर यूजेज अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग द गोल्स ऑलरेडी सेट। जो भी गोल्स उसने प्री एक्टिव फेज में या जो भी प्लानिंग उसने प्री एक्टिव फेज में सोची है, अब उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेगा टीचर इंटरएक्टिव स्टेज में। इन दिस फेस टू फेस मीटिंग विद स्टूडेंट्स इज इसेंशियल। इंटरएक्टिव स्टेज में टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक फेस टू फेस मीटिंग होती है। एंड द क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज द इंटरएक्टिव फेज। मतलब जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में जब जो इंटरेक्शन होता है वो आपका इंटरएक्टिव फेज में होता है। मतलब प्री एक्टिव फेज में तो अभी स्टूडेंट्स नहीं है स्टोरी में, अभी स्टोरी में सिर्फ टीचर ही है। टीचर प्लानिंग कर रहा है कि वो अपने लर्नर्स को कैसे पढ़ाएगा। अब इंटरएक्टिव फेज में एक टीचर भी है और स्टूडेंट्स भी है स्टोरी में। मतलब अब लर्नर्स जो है वो कैसे टीचर के कंटेंट को समझेंगे या टीचर अपने कंटेंट को कैसे लर्नर्स को समझाएगा। जो भी उसने प्लानिंग करी थी प्री एक्टिव फेज में, उस प्लानिंग को अब वो इम्प्लीमेंट करके इंटरएक्टिव स्टेज में लर्नर्स को अपना कंटेंट समझाएगी। अब इंटरएक्टिव फेज के भी कुछ सब स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले परसीविंग द साइज ऑफ द क्लास बाय द टीचर टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट। अब सबसे पहले टीचर क्या करेगा, क्लास में आने के बाद में क्लास का साइज देखेगा कि क्लास में जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 30 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, ताकि बच्चों के अकॉर्डिंग वो अपनी टीचिंग कर सके। देन डायग्नोसिस द अचीवमेंट्स ऑफ द लर्नर्स। मतलब अब वो लर्नर्स के अचीवमेंट्स देखेगा। अचीवमेंट्स मतलब जो वो टीचिंग करने वाला है टीचर, उससे पहले लर्नर्स को कितना समझ में आ चुका है उस कंटेंट के बारे में। मतलब लर्नर्स की प्रायर नॉलेज को चेक करेगा कि जो भी वो पढ़ाने वाला है क्या उससे पहले का कंटेंट लर्नर्स को क्लियर है। पहले का कंटेंट लर्नर्स को अगर पूरा परफेक्टली क्लियर है तो वो अपनी क्लास आगे से कंटिन्यू कर सकता है। अगर पहले वाला ही लर्नर्स को समझ में नहीं आया है तो वो आगे वाला कैसे समझेंगे, तो वो चेक करना प्री इंटरएक्टिव स्टेज में होता है। एंड थर्ड इज योर एक्शन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। मतलब अब जब आपने आपकी क्लास की साइज देख ली, बच्चों का प्रायर नॉलेज भी चेक कर लिया कि उनको कितना आता है कितना नहीं आता है, तो अब आप थर्ड स्टेज में क्या करोगे, जो भी आपने प्लानिंग करी थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाओगे। एंड थर्ड इज योर पोस्ट एक्टिव स्टेज। मतलब जब एक बार अब आपने लर्नर्स को पढ़ा दिया, क्लासरूम टीचिंग हो गई, उसके बाद का जो स्टेज है वो आपका पोस्ट एक्टिव स्टेज है, जिसमें आप लर्नर्स को इवेल्युएट करोगे, उनको टेस्ट लोगे उनका, और टेस्ट के थ्रू, इवेल्युएशन के थ्रू उनसे फीडबैक लेके अपनी टीचिंग के बारे में देखोगे कि जो आपने पढ़ाया है वो आपके लर्नर्स को समझ में आया या नहीं आया। तो इसमें भी कुछ सब स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट इज योर असेसिंग द सूटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो आपने ऑब्जेक्टिव्स, जो आपने गोल सेटअप की, जो भी आपने गोल सेटअप करे थे, क्या वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव हुए। सेकंड, डिसाइडिंग रिगार्डिंग रीटीचिंग द कंटेंट और फर्दर टेकिंग अप द कंटेंट्स। मतलब जो भी आपने अपने क्लासरूम में पढ़ाया, क्या वो बच्चों को समझ में आया, क्या आपको उस सेम टॉपिक को वापस से रीटीच करने की ज़रूरत है, या बच्चों को समझ में आ चुका है, अब आप अपने नेक्स्ट कंटेंट से कंटिन्यू कर सकते हो। ये भी पोस्ट एक्टिव स्टेज में ही चेक किया जाता है। एंड असेसिंग द सूटेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड एड्स। एड्स क्या है, जो भी आपके टीचिंग एड्स होते हैं, टीचिंग एड्स जिन भी चीज़ों का यूज़ करके आपने अपनी टीचिंग को अपने लर्नर्स के सामने प्रेजेंट किया है, उसको टीचिंग एड्स कहते हैं। जैसे मैंने अपनी टीचिंग में अपने नोट्स में कुछ ग्राफ्स का यूज़ किया है, कुछ पिक्चर्स का यूज़ किया है, वो मेरे टीचिंग एड्स हैं। तो जो भी मैंने पिक्चर्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स का यूज़ किया है, क्या वो मेरे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहे, क्या बच्चों को उनसे कुछ समझ में आया, बच्चों को वो चीज़ें समझने में ईजी रही, क्या जो भी मैंने चीज़ें बनाई उससे बच्चों को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये सब कुछ आपका पोस्ट एक्टिव फेज़ में आएगा। और पोस्ट एक्टिव फेज़ में टीचर ये कैसे देखेगा, बच्चों का इवेल्युएशन करके और उनसे फीडबैक लेके। सो दैट इज़ योर 3 स्टेजेस
और 3 phases ऑफ टीचिंग। फर्स्ट प्री एक्टिव स्टेज, सेकंड इंटरएक्टिव स्टेज एंड थर्ड पोस्ट एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज में प्लानिंग होती है। टीचिंग करने से पहले टीचर जो भी प्लान करेगा वो प्री एक्टिव स्टेज में आता है। सेकंड इंटरएक्टिव फेज, मतलब जो भी प्लानिंग करी है उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है वो है आपका इंटरएक्टिव फेज। और अब जब टीचिंग भी हो गई तो टीचिंग के बाद में स्टूडेंट को इवेल्युएट किया जाता है। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करता है, उनका टेस्ट लेता है फीडबैक लेने के लिए कि उनको जो कंसेप्ट समझाया है वो समझ में आया या नहीं आया, एंड दैट इज़ योर पोस्ट एक्टिव फेज। तो ये है आपके 3 फेजेस ऑफ टीचिंग। थैंक यू।